बिहार में एनडीए की नई सरकार का गठन हो चुका है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले ली है। पटना के गांधी मैदान में आयोजित समारोह में 26 मंत्रियों का शपथ ग्रहण कराया गया। इनमें 3 महिलाएं और 3 नए चेहरों को भी जगह दी गई। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखी है। अपनी इस चिट्ठी में उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया को अराजक और खतरनाक बताया है। साथ ही नेपाल में जेनजी आंदोलन दोबारा भड़क उठा है। स्थिति गृह युद्ध जैसी हो गई है। इसके केंद्र में नेपाल का 12 जिला है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। इंडिया.com के स्पेशल शो इंडिया एट 9 में आपका स्वागत है। चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। बिहार की राजनीति में आज का दिन बेहद खास था। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से सीएम पद की शपथ ली। वहीं सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा फिर से डिप्टी सीएम बनाए गए। इसके साथ ही बिहार में नए मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। पूरे राज्य में सियासी तापमान तेजी से बढ़ गया है। सबसे पहले बात करते हैं शपथ ग्रहण समारोह की। गांधी मैदान में हुए इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उनके साथ कई नए और पुराने चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हुए। इस बार की सूची साफ इशारा करती है कि नीतीश कुमार ने अनुभव, संतुलन और राजनीतिक संदेश तीनों को ही ध्यान में रखकर यह फैसला लिया है। सीएम और डिप्टी सीएम के अलावा बीजेपी से दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, नितिन नवीन, संजय टाइगर, लखेंद्र पासवान, श्रेयसी सिंह, अरुण शंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव, रमा निषाद, नारायण शाह और प्रमोद कुमार चंद्रवंशी मंत्री बनाए गए हैं। वहीं जेडीयू से अशोक चौधरी, लेसी सिंह, सुनील कुमार, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, विजय चौधरी, मदन सहनी और जमा खान को मंत्री बनाया गया है। साथ ही एलजेपी से संजय पासवान और संजय सिंह ने शपथ ली है। हम और आरएलएम की बात करें तो संतोष कुमार सुमन और दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया है। दल के स्तर पर देखें तो बीजेपी से 13, जेडीयू से 9, एलजेपी से 2, हम से 1 और आरएलएम से 1 मंत्री बनाए गए हैं। अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो 4 राजपूत, 3 कोयरी, 2 भूमिहार, 2 कुर्मी, 2 यादव, 2 मल्लाह, 2 वैश्य, 1 कायस्थ, 1 ब्राह्मण, 1 ईबीसी, 1 मुस्लिम और 5 दलित मंत्री बनाए गए हैं। मंत्रिमंडल में शामिल चेहरों पर अगर नजर डालें तो जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश दिखती है। ओबीसी, ईबीसी, दलित, महादलित और अपर कास्ट समेत हर वर्ग को मौका दिया गया है ताकि राजनीतिक असंतोष न बढ़े। साथ ही प्रयास किया गया है कि चुनावी संदेश भी मजबूती के साथ आम लोगों तक पहुंचे। हालांकि विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि चेहरे बदलने से क्या होगा? क्या इससे बिहार की दिशा बदल जाएगी? नई टीम में कुछ युवा नेताओं को भी जगह मिली है जो सरकार की कार्यशैली में नई ऊर्जा ला सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुराने और भरोसेमंद नेताओं को अहम मंत्रालय देकर यह संकेत दिया गया है कि शासन में अस्थिरता और अनुभव दोनों को अहमियत मिलेगी। तो कुल मिलाकर नए मंत्रियों ने शपथ ले ली है, नई टीम बन चुकी है, अब बारी है काम की। बिहार देख रहा है कि नीतीश कुमार और उनका नया मंत्रिमंडल इस भरोसे पर कितना खरा उतरता है। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। ममता बनर्जी एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है उनकी वो चिट्ठी जो उन्होंने सीधे चुनाव आयोग को लिखी है। मामला एसआईआर से जुड़ा है और इसी को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने इसी को गंभीर सवालों की पूरी लिस्ट भेज दी है। सबसे पहले जानते हैं कि इस चिट्ठी में ममता बनर्जी ने आखिर क्या कहा है। मुख्यमंत्री का आरोप है कि केंद्र की एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी दलों, खासकर टीएमसी नेताओं को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। उनका दावा है कि एसआईआर के नाम पर एक तरफा कार्रवाई हो रही है, जबकि चुनावी माहौल में निष्पक्षता सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। ममता ने इसी से साफ साफ पूछा है कि क्या जांच एजेंसियां आचार संहिता की सीमाओं के भीतर काम कर रही है और क्या इन कार्रवाइयों का चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा। इसी को भेजी गई इस चिट्ठी में ममता बनर्जी ने सीधे ये संकेत दे दिया है कि चुनावी लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं बल्कि निष्पक्षता की लड़ाई है। उनकी पार्टी की तरफ से यही इशारा भी किया गया। उन्होंने आयोग से यह भी मांग की है कि एसआईआर जैसी प्रक्रिया पर पारदर्शिता बढ़ाई जाए, साथ ही किसी भी तरह का राजनीतिक पक्षपात न दिखे। ममता ने खत में लिखा है कि एसआईआर का काम अस्त व्यस्त है, बिना प्लान के बेहद ही खतरनाक। बीएलओ को सही ट्रेनिंग, सपोर्ट या समय नहीं मिला है। काम के बोझ की वजह से डेटा में गलतियां हो रही हैं। असली वोटरों को वोट देने से के अधिकार से वंचित होने का खतरा है। वहीं बंगाल की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इसे सीधा सीधा राजनीतिक ड्रामा करार दिया है। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार के मामलों से बचने के लिए टीएमसी और खुद ममता बनर्जी ऐसी चिट्ठियां लिख रही हैं। वहीं टीएमसी की ओर से जवाब दिया गया है कि हम कानून से भाग नहीं रहे, बल्कि कानून के दुरुपयोग के खिलाफ हैं।
ममता का ये मूव सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि एक राजनीतिक मैसेज भी है। ये संदेश बंगाल के वोटरों के लिए भी है कि टीएमसी लड़ रही है, वो भी सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंद्वों से नहीं बल्कि उस सिस्टम से भी जिसमें वो पक्षपात की आशंका देख रही हैं। इस पूरे विवाद का असर चुनाव अभियान पर साफ दिख रहा है। टीएमसी से अपने नैरेटिव से जोड़कर हम बनाम सिस्टम की कहानी बना रही है, जबकि विपक्ष इसे टीएमसी की घबराहट बता रहा है। अब गेंद पूरी तरह से चुनाव आयोग के पाले में है। आयोग इस चिट्ठी पर क्या कदम उठाता है? क्या एसआईआर की प्रक्रियाओं की समीक्षा होगी? क्या एजेंसियों को कुछ खास दिशा निर्देश दिए जाएंगे? इन सवालों के जवाब तय करेंगे कि इस चिट्ठी का प्रभाव केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर ये चुनावी माहौल को प्रभावित करता है। फिलहाल इतना तो तय है कि ममता बनर्जी की इस चिट्ठी ने बंगाल की राजनीति को एक बार फिर से गरमा दिया है। चलते हैं तीसरी बड़ी खबर पर। नेपाल में सियासत का पारा फिर से चढ़ गया है। 2 महीने पहले जहां जेनजी युवाओं के बड़े आंदोलन से सरकार गिर गई थी, वहीं अब एक बार फिर से हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। इस बार मामला है नेपाल के बारा जिले का, जहां गुरुवार को सरकार को 2 दिनों के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ा। वजह वही युवा पीढ़ी का गुस्सा और राजनीति के पुराने चेहरे से सीधी टक्कर। नेपाल जो अक्सर अपने शांत स्वभाव के लिए जाना जाता रहा है, अब लगातार उथल पुथल का केंद्र बन रहा है। इस बार मुद्दा सिर्फ विरोध का नहीं बल्कि सिस्टम से सीधे जवाब मांगने का है। बारां जिले में हालात बिगड़ने के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। दोपहर 1 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला लोगों की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए किया गया है। यह आंदोलन लगातार दूसरे दिन और भी ज्यादा तेज हो गया था। प्रदर्शन कर रहे जेनजी युवा पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल के समर्थकों से भिड़ गए, जिससे इलाके में तनाव फैला। पूरे घटनाक्रम की शुरुआत बुधवार को सिमरा इलाके से हुई, जहां जेनजी युवाओं का सामना सीपीएन यूएमएल के कार्यकर्ताओं से हो गया। बात बहस से शुरू हुई और झड़प में तब्दील हो गई। बताया गया है कि इस झड़प में करीब 1 दर्जन यूएमएल समर्थक शामिल थे, जबकि पुलिस ने सिर्फ 2 लोगों को हिरासत में लिया। इस बात से युवा और भी ज्यादा नाराज हो गए। उनका कहना है कि पुलिस पूरी कार्रवाई करने के बजाय दबाव में काम कर रही है। इसी वजह से विरोध और भी तेज पकड़ने लगा। फिलहाल पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। स्थिति को नियंत्रण में करने की लगातार कोशिश की जा रही है। तो साथियों, आज के इंडिया एट 9 में ये थी 3 बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए इंडिया.com के साथ बने रहिए। शुक्रिया।